हेलो दोस्तों, अध्ययन हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं विवेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है पूरी तरह से एजुकेशनल चैनल है, यानी ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने एम्बिशन को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आने वाले वक्त में धीरे धीरे इस चैनल पे अन्य विषयों को भी स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल मैंने उन बच्चों का ध्यान रखा है जिनका आने वाले महीनों में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होने हैं। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं अभी तक के एग्ज़ामों में, उसको मैंने उठाने का प्रयास किया है और आपका 2500 प्लस क्वेश्चनों का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इसको मैं डेली ही एक सेट आपका कराऊंगा। तो ऐसे बच्चे जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो से लाभ पा सकते हैं। तो मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा काम पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वक्त में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, शुरू करते हैं। तब सबसे पहले आइए देखते हैं। यहाँ मैं उन बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिनका ये सोचना होता है ना कि सर हम बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, तो बैंकिंग लेवल के रीजनिंग हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको हर लेवल के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप गौर करो ये पहले वाले क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, यानी बैंक में पूछा जाने वाला एक चैप्टर है डाटा सफिशिएंसी, उसका क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भाई अब ये कहना कि भाई ये बैंक में ही आता है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब सभी जगह सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो डाटा सफिशिएंसी के होते हैं डीएस वाले, उसमें दरअसल होता क्या है कि क्वेश्चन पहले दे देता है और उसके आंसर्स आपके कथन के अकॉर्डिंग दिए गए होते हैं। यानी ये दो यहाँ स्टेटमेंट देता है, इन स्टेटमेंट में इस कथन को वेरीफाई करने के लिए, यानी ये जो क्वेश्चन होता है इसको वेरीफाई करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं। आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं और पढ़ के इसका आंसर किस स्टेटमेंट से निकल के आएगा वो बताना होता है, कि पहले से आएगा कि दूसरे से आएगा, कि दोनों को मिलाने से आएगा, कि दोनों को मिलाने से भी नहीं आएगा, ये आपको बताना होता है। तो आइए इस क्रम में देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। कहा है कि सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या होगा। यानी सब्जी के 20 डब्बे हैं, इन डब्बों का आपको भार बताना है। चलो भाई देखते हैं कैसे भार निकल के आता है। पहले कथन को देखते हैं कि पहले कथन से वेट निकल के आ पा रहा है कि नहीं। तो इसने कहा है कि पहले 10 डब्बों में, यानी जो 20 डब्बे हैं उसमें से पहले 10 डब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। यानी ये 10 डिब्बे के हर एक डब्बे का भार 10 kg है। तो चलो मान लेते हैं कि एक डब्बे का वेट जो है x kg है। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डब्बे का वेट कितना हमने माना, x kg। तो अब कह रहा है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक डब्बे का 1/3, यानी प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार ये 10 kg है, यानी कि इतना बराबर 10 लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरह से x की वैल्यू जो हमें होगी वो हो जाएगी 30। तो ये x की जो वैल्यू 30 आई है वो एक डब्बे की आई है। तो भाई ये पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल 10 ही डब्बों का है ना। यानी इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले 10 डब्बों का भार 300 kg हमें निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें बताना है टोटल 20 डब्बों का भार। तो क्या पहले वाले से आंसर निकल के आया? नहीं आया। तो फिर दूसरे वाले को भी देखते हैं। यानी अकेला अगर पहले वाले की बात करें तो अकेला पहले वाले से आंसर निकल के नहीं आया। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। कह रहा है अंतिम 10 डब्बों में से 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार से 40 किलो अधिक है। यानी लास्ट के 10 डब्बे हैं, तो पहले 10 डब्बों का वेट अभी आया था 300। अब लास्ट के 10 डब्बों के बारे में क्या कह रहा है कि इस लास्ट के 10 डब्बों में से 6 डब्बों का कुल भार, तो इसको 6x मान लें क्योंकि हमने x माना था। तो 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। तो दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो 4 डब्बों के कुल भार से चूंकि ये अधिक है, तो इसमें अगर हम 40 ऐड ऑन कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस 6x में से 4x को जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2x। तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगी 40। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 20।
यानी कि यहाँ से एक डब्बे का भार आया 20 kg, यानी पहले 10 डब्बे का भार आया था 300 किलोग्राम और अब एक डब्बे का भार आया है 20 किलो। इसका मतलब कि 20 और गुणे 10 कर दें तो 200 जो केजी आएगा यह बाकी के 10 डब्बों का भार हो जाएगा। तो पहले 10 डब्बों का भार 300 किलोग्राम और बाद के 10 डब्बों का भार 200 किलोग्राम। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही डब्बों को मिला दें तो 20 डब्बों का भार हो जाएगा 300 और प्लस 200 यानी टोटल हो गए कितने 500, यानी 500 किलोग्राम वेट आपका ये निकल के आएगा 20 डब्बों का भार। लेकिन ये बताओ क्या पहले से आंसर निकल के आया? नहीं आया। दूसरे से निकल के आया? नहीं आया, बल्कि दोनों को मिलाने से निकल के आया। तो आंसर दोनों को मिलाने से आया, यानी बोथ, यानी दोनों की दोनों क्या है? सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो सी नंबर देखो तो कह रहा है 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। तो भाई पर्याप्त है, ये कह रहा है नहीं है। देखो तो डी नंबर, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, तो आंसर बनेगा आपका डी। ध्यान नहीं देने पे कई बच्चे जल्दबाजी में सी बना देंगे। तो खैर एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन अगर होता है तब तो दिक्कत है ही नहीं, ऑनलाइन ही होता है। ऑफलाइन में अगर एक बार आपने कलर कर दिया तो मुश्किल है, तो ऑनलाइन होने लगा है तो सब कुछ बेहतर है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ ना ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, बेहद आसान है, सबसे बन जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, दिया है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला के स्थान पर आएगी। तो देखो भाई नॉन वर्बल में भी ना क्वेश्चंस कई तरीके के होते हैं। तो नॉन वर्बल का ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज में आपको एक पैटर्न हिडन दिया हुआ है, पहले से दूसरे को देखो, फिर ये तीसरे से चौथे को हमें इसी रूप में देखना होगा। तो अगर हम देखें तो ये एक बीच की लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में दोनों ही साइड में एक यहाँ और एक यहाँ दो सर्किल हैं। लेकिन आगे बढ़ के क्या किया है कि ये सर्किल को दोनों ही कॉर्नर पे कर दिया है और ये लाइन बीच में कर दिया है। तो अगर इस हिसाब से हमको फॉलो करें तो सबसे पहले इन दोनों कोने पर 2 बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन पहला गलत, ऐसा ऑप्शन तीसरा भी गलत, ऐसा ऑप्शन चौथा भी गलत। तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑप्शन बी है और बी ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी दूसरे का आंसर बनेगा बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि एक दर्पण को एम एन रेखा पर दिए जाने वाली निम्न आकृति को दर्पण प्रेम चुनने हैं। यानी कि एक ये एम एन आपका एक मिरर है, इस पे ना ये एक आकृति दी गई है, इमेज। अब इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो भाई मिरर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लीजिए कि मिरर का एक नेचर क्या है कि वो लेफ़्ट को कन्वर्ट करता है राइट में और राइट को कन्वर्ट करता है लेफ़्ट में, यानी मिरर लेफ़्ट को राइट करता है। तो लेफ़्ट को राइट सिर्फ लेटर को ही नहीं करता है बल्कि पूरे सेंटेंस को भी करता है। यानी मान लो अगर कोई यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है तो ये अगर इसका लेफ़्ट कॉर्नर है, ये इसका राइट कॉर्नर है, तो लेफ़्ट राइट में कन्वर्ट तो होगा ही, लेकिन राइट लेफ़्ट में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन नज़दीक वाला नज़दीक और दूर वाला दूर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है तो इस मिरर में जो यहाँ आकृति बनेगी उसकी शुरुआत जस्ट यहीं से हो जाएगी, यानी कि ये वाला छोर और ये वाला छोर सेम होंगे। तो भाई जब यहाँ आपका दोनों ही साइड में सर्किल है तो दोनों ही साइड में सर्किल बनेगा और बीच में एक लाइन है तो लाइन ही रहेगा, नीचे भी एक ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये लाइनिंग वाले हैं तो शुरुआत भी आपकी लाइनिंग वाली यानी कलर्ड वाले से होगी, पहले वाली, दूसरी वाली खाली रहेगी और बीच वाले में ये जो पोर्शन है तो इस साइड वाला ये कलर होगा और इस साइड वाला खाली होगा। तो ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है जिसमें लेफ्ट साइड में नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ही कलर हो, तो ऐसा दिख रहा है फिगर केवल और केवल पहले वाले में। और पहले के लिए आंसर दिया है कौन सा? बी। यहाँ भी ध्यान देना ऑप्शन पे। तो आपका तीसरे नंबर का आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया आपको। कथन और पूर्वधारणाएं, ये एक चैप्टर है, आपको एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ने को मिलता है। एजम्पशन क्या होता है ना कि किसी स्टेटमेंट के पहले की जो बात हिडन रहती है उस बात को एजम्पशन कहते हैं। बाकी डिटेल से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा। यहाँ हमें बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना होता है और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ जवाब देने होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक छात्र एक ने दो से कहा, यानी कोई एक स्टूडेंट है दूसरे से क्या कह रहा है, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए।
यानी वो उससे नोट्स मांगना चाह रहा है कि मुझे अपने नोट्स दे दो भाई। तो एक बात बताओ, किसी से आप कब कुछ मांगते हो? जैसे आपको किसी से पैसे उधार मांगने हैं अपने फ्रेंड से, तो भाई किसी ऐसे फ्रेंड से ही मांगोगे ना जिसके लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसके पास पहले से पैसे हों, और दूसरा आप ये सोचोगे कि वो आपको पैसे दे सकता है। आपको जब पता हो कि भाई उसके पास पैसे हैं ही नहीं पहले से ही, और वो आपको हो भी तो नहीं देगा, तो आप ऐसे फ्रेंड से डिमांड ही नहीं करोगे। यानी इसने अगर दूसरे से कहा है, पहले वाले ने दूसरे से कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, तो पहले वाले को ये पता होगा या लगता होगा कि दूसरे वाले ने नोट्स पहले से तैयार किया है। आइए पढ़ के देखते हैं एजम्पशन क्या दिया है। तो पहला एजम्पशन दिया है छात्र दू ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, नोट्स तैयार किया होगा, ये उसकी सोच हो सकती है पहले की, तभी तो डिमांड कर रहा है। दूसरा कह रहा है छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। अब एक बात बताओ, उससे नोट्स मांगना चाहता है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसको टेस्ट करना चाह रहा है। तो ये दूसरा एजम्पशन निकल के नहीं आएगा, पहला एजम्पशन निकल के आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो पहला एजम्पशन को इम्प्लिसिट करता है? वो आंसर है आपका डी। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा अगर तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे हमने एजम्पशन के देखे, उसी तरह से यहाँ पे एक सिलॉग का क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन में कहा है कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई गाय, इस गाय का कोई भी पोर्शन जो है वो बिल्ली नहीं है। चलो ठीक है, इसको बी लिख दिया। कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। अच्छा भाई, ये जो जितनी भी बिल्लियां हैं सब मूछ वाली हैं भाई। चलो ठीक है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो मूछें, अब मूछों को मैंने मूछें लिख दिया, चलो कोई नहीं, ठीक कर दिया मैंने, मूछें हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कहा है कि कुछ गाय बिल्लियां हैं। अब एक बात बताओ, गाय और बिल्ली का जब ऑलरेडी निगेटिव का रिलेशन कहा है, तो गाय बिल्लियां हैं कहना कहीं भी सही नहीं होगा। यानी ये आपका पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा, कुछ गायों की मूछें हैं। देखो, गाय की मूछें हैं कि नहीं यह कहाँ आपको जानकारी है, तो ये दूसरा कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा निष्कर्ष कहाँ निकल के आया? कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पांचवा का आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे भी हैं। सीरीज का उसी तरह का क्वेश्चन है। आप अगर आप गौर से देखें तो इन फिगरों में एक पैटर्न हिडन है। लगभग ना ये एक समान ही फिगर दिख रहे हैं सब में, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे फिगरों को ट्रैक करने के, जैसे ये वाला फिगर देखो, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से फिर यहाँ आया है। तो ये फिगर अगर इसकी मैं बात करूँ तो इस वाले में यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले उन ऑप्शन को काट लो जिसमें ये वाला फिगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो आंसर छिपा है तीसरे और चौथे में, सी और डी में आंसर छुपा हुआ है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और इसमें देखते हैं, ये इसमें 2 प्लस हैं और नीचे एक लाइन है, लेकिन यहाँ जब ये ऊपर एक स्टेप आया है तो 1 प्लस और 1 लाइन बचा है। फिर यहाँ जब आया है तो 2 प्लस और 1 लाइन, यानी कि ये अपने स्थान भी चेंज कर रहे हैं 90 डिग्री से और इनके फिगर में भी बदलाव हो रहा है। तो फिर इसके बाद जब आएगा तो 1 प्लस और 1 लाइन होगा, लेकिन ये यहाँ पे होगा। तो 1 प्लस और 1 लाइन, जब चूँकि यही दोनों ऑप्शन बचे थे आपको बताने के लिए आंसर, तो 1 प्लस और 1 लाइन सिर्फ डी में है, तो आंसर बनेगा डी, और डी ऑप्शन नंबर डी पे ही है, तो इसका 6 का हो जाएगा डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन भी एजम्पशन से ही रिलेटेड है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। तो गौर से पढ़िए। पहले ना एजम्पशन बनाने के लिए सबसे पहले कथन को ठीक से पढ़ना जरूरी है। तो पहले स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए। स्टेटमेंट अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बनाने में सुविधा होगी। कह रहा है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। सतत विकास का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए घरों में कह रहा है कि ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, यानी कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी होनी ही चाहिए। भाई सही, जाहिर सी बात है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब या विकास करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोग्रेस करने के लिए कुछ इनिशियल चीज़ें जो इसेंशियल चीज़ें जो हैं वो इनिशियल स्टेज में बिल्कुल कंटिन्यूअसली मिलनी ही चाहिए, कंप्लीट
रूप से, समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। तो इसका एजम्पशन क्या है इससे रिलेटेड, तो पहला एजम्पशन पढ़ते हैं, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का उपयोग करना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ ना कथन में बात की गई है कि भाई आपको क्या नीड है, यानी ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई CFL जलाओ। तो ये वाला जो एजम्पशन है स्टेटमेंट से क्या रिलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी स्टेटमेंट में बात कुछ और है और एजम्पशन बात कुछ और कह रहा है, तो पहला एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं करेगा, तो पहला एजम्पशन हो गया गलत। दूसरा एजम्पशन पढ़ते हैं, कह रहा है अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाया जाए। ये जो है एजम्पशन, इसका अपना अलग ही एक नेचर बन गया है, यानी ये स्टेटमेंट से किसी भी तरह से रिलेट नहीं कर रही है, तो दूसरा एजम्पशन भी इम्प्लिसिट नहीं है। तो दोनों ही एजम्पशन आपके गलत हो जाएंगे, यानी इम्प्लिसिट नहीं होंगे, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा बी। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, तो 7वां का हो गया बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 8वां है। फिर 8वां आपको सिलॉग ही आ गया, तो यहाँ दिया हुआ है कुछ धातुएं लोहा है। अभी हाल के बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे जो अभी फ़िलहाल ये पढ़े हैं उसको मेरे बताने से पहले एक बार बनाने की कोशिश करें। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करने के बाद पहले बना लें, फिर देखें कि आप सही हैं या नहीं है, तो उससे आपका एक वो फीडबैक भी मिल जाएगा आपका कि आपने कितना अच्छा सीखा है। कह रहा है कुछ धातुएं लोहा है, चलो ये धातु हो गई और धातु कुछ क्या है, लोहा है, ठीक है। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है, तो कुछ लोहा भारी भी है, ठीक है। तो देखो धातु का लोहा से रिलेशन है, लोहा का भारी से रिलेशन है। अब कंक्लूजन आ जाओ, पहला निष्कर्ष, सभी लोहे धातुएं हैं। ये बताओ सारा लोहा और सारा धातु की जानकारी है क्या, नहीं, हमें कुछ की जानकारी है, इसलिए पहला हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, कह रहा है सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी, देखो ये भी ऑल की बात है, ये भी ऑल की बात है, तो सभी भारी धातुएं ये भी गलत है। जो हमें जानकारी ऑलरेडी पहले से सम की है यहाँ पे, तो हम ऑल के बारे में कहाँ से बता देंगे, तो दोनों ही गलत हैं, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो 8वां के आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 9वां है। तो 9वां एक बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। यहाँ लिखा है पाइप को अगर इतना लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। अच्छा चलो स्वान है, मुझे लगा कि अगर आई रह जाए तो ये तो सिवान बन जाएगा, है ना, आप लोगों का शहर। तो देखो यहाँ पाइप का कोड इतना है और स्वान का पूछा है। अगर आपको पोजीशन याद है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि याद रखना बहुत फायदेमंद होता है। देखो पी होता है 16, आई होता है 9, फिर पी हो गया 16 और ई हो गया 5। तो लास्ट में ई की वैल्यू दी गई है, यानी पाइप में लास्ट में ई है और ई के लिए कितना होता है 5। क्यों मैं लास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी अंतिम ही पूछा है, तो हमें अंतिम वाले को देखना होगा कि अंतिम कैसे दिया है। तो सिर्फ एक वैल्यू है, एक ही दिया है। अब स्वान का देखो SWAN, तो स्वान के बाकी सबको भूल जाओ, लास्ट वाले की वैल्यू देखो, तो लास्ट वाले की वैल्यू होती है 14। तो 14 तो डबल डिजिट है ना, इस 14 में सबसे लास्ट में क्या है 4, तो इसका आंसर होगा 4। और 4 कितने नंबर ऑप्शन में है भाई, तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, पहला वीडियो है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट देखने को मिले, धीरे धीरे अनुभव उसका भी हो जाएगा। ऑफलाइन तो पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है, आप सब परिचित हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का भी एक नया अनुभव आपको धीरे धीरे डेवलप होता हुआ दिखेगा हम लोग में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, ये एक अलग चैप्टर है, सिलोजिज्म एक अलग चैप्टर है, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन एक अलग चैप्टर है, कथन निष्कर्ष, ठीक है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष का निर्धारण करना होता है। तो पहले कथन को पढ़ना होता है और फिर कथन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना होता है कि कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, यानी कथन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं और पढ़ के उसके बाद डिसाइड करने का काम करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। चलिए, कह रहा है हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, मेयर अपने सचिव से कहते हैं। यानी शहर के मेयर अपने सचिव से कह रहे हैं कि भाई एक पार्क होना चाहिए जो पारिस्थितिक पार्क हो, ठीक है।
यानी कि वो डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमें निष्कर्ष निकालने होंगे। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है, पारिस्थितिक पार्क हरित आवरण में सुधार करते हैं। भाई उनका मकसद ही है ये बताना कि हमें हर शहर में पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, ये एक नेसेसरी बात बताना चाह रहे हैं। तो पारिस्थितिक पार्क का मतलब ही है कि वो नेचर में कुछ ना कुछ आपका सुधार चाह रहे हैं। तो पहला जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, पारिस्थितिक पार्क हरित आवरण में सुधार करते हैं, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो पहला हो जाएगा आपका सही, यानी पहला इसको पालन करेगा। दूसरा, पारिस्थितिक पार्क हरित वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन है सी नंबर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो पारिस्थितिक पार्क जो होता है उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे जब पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है प्रदूषण को कम करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड ही एक चैप्टर है, क्वेश्चन है आपका। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन हो गए। देख रहे हैं आप लोग, एनालिटिकल रीजनिंग के कई क्वेश्चंस हैं, एजम्पशन भी है, कंक्लूजन भी है ना, आपका सिलोजिज्म भी है। तो इसलिए एनालिटिकल रीजनिंग पे खासा ध्यान देने की अब आवश्यकता है। वर्बल नॉन वर्बल ही पढ़ते रहने की अब ज़रूरत नहीं रही, यानी कि आपको वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ एनालिटिकल पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो पढ़ते हैं। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, यानी कहने का क्या मतलब है कि एक सिंपल सा एक पहली से कहावत भी है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से दिखावा आदमी कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी बहुत अच्छा ही हो। खैर, इससे रिलेटेड हम कंक्लूजन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, कह रहा है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। ठीक बात कर रहा है, यही तो है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। इसका मतलब यही तो बन रहा है कि भाई यानी जो बाहर से अच्छा दिखता है वो शायद अंदर से अच्छा हो या ज़रूरी नहीं है। दूसरा कंक्लूजन कर रहा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। सही बात है, उसके अंदर क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं भाई। यानी पहला भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी, यानी 11 का आंसर बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 12 नंबर है। अगर ये देखें तो ये आपका लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ना पहला लेटर अंतिम लेटर का अपोजिट है और बीच में जो पोजीशंस दिए गए हैं अंतिम वाले के पोजीशन है, इनका भी एक ऑर्डर है। जैसे देखो बी से डी बना है, डी से एफ बना है, तो ये है 2, ये होता है 4, ये होता है 6, तो सब में अंतर है 2 का, तो आगे होगा 8 यानी एच, और एच का अपोजिट होता है एस। अब एस का पोजीशन कितना 19। वैसे अगर 19 हमें नहीं भी याद रहे तो एच और एस ऑप्शन से शुरुआत वाला पहले चेक करेंगे, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर कैलेंडर का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मार्च का महीना कह रहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ेगा, यानी कि मार्च के मंथ का आपको शुक्रवार किन किन डेट को पड़ेगा वो बताना है। तो कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि किसी भी महीने के 29, 30 और 31 तारीख को जो दिन आता है उन दिनों की संख्या टोटल होती है 5। लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, बल्कि ये बताना है कि शुक्रवार किस किस तारीख को होगा। तो सबसे पहले ना 2005 तक, यानी मार्च के 2005 तक टोटल ऑड डेज कितने होंगे वो निकालना होगा हमें, टोटल ऑड डेज। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है बहुत। इसको टोटल ऑड डेज निकालने का बेसिक तरीका भी है, ट्रिक भी है। तो बेसिक तरीका से मैं बताता हूँ। तो 400 वर्षों में ऑड डेजों की संख्या होती है 0, ठीक है ना। तो 2000 वर्षों में ऑड डेजों की संख्या भी होगी 0। तो सबसे पहले ना 5 जाने से पहले हम 2004 तक चलते हैं। तो 4 सालों में ऑड डेजों की संख्या होगी कितनी, 5। देखो कैसे 5 हुआ, 4 सालों में 4 तो ऑड डेज होंगे ही होंगे, इन 4 सालों में एक लीप भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, ऑड 5। यानी 2004 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 5। तो 2004 खत्म, अब 5 शुरू होगा, तो 5 की जनवरी आएगी। तो जनवरी में टोटल जनवरी के ऑड डेज कितने, 3। फरवरी आएगी तो फरवरी में ऑड डेज 0, और मार्च का 1 तारीख तक ही चलो, क्योंकि अभी 1 को क्या पढ़ने वाला आपको नहीं पता है। तो मार्च हो गया 1। तो टोटल ऐड कितना हुआ, इसमें 7 हो जाए ना तो काट दो, तो 5 3 8 खत्म, यहाँ बचा 1।
तो ये एक और एक टोटल कितने हो गए? 2, यानी 2 और डेज, और 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, यानी मार्च 1 तारीख को 2005 में आया ट्यूसडे, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है? फ्राइडे। अब आप देखो बच्चे कि अगर 1 मार्च को ट्यूसडे है, 1 मार्च को अगर ट्यूसडे है तो फ्राइडे फिर कब होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उंगली पे भी करके देख सकते हो कि 1 मार्च को अगर ट्यूसडे है तो 2 मार्च को ट्यूसडे तो नहीं होगा, तो 2 को होगा वेडनेसडे, 3 को होगा थर्सडे, 4 को होगा फ्राइडे। अब आया? यानी पहला फ्राइडे पड़ा 4 तारीख को। तो अगर पहला फ्राइडे 4 को पड़ा है तो उसके बाद वाला 11 को पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने और घटाने पे वही दिन होता है। तो दूसरा 11 को, फिर तीसरा 18 को, और चौथा 25 को। तो 4, 11, 18, 25 ऐसा ऑप्शन है। तो 4, 11, 18, 25 ऑप्शन नंबर डी है। तो 13 का आंसर हो गया डी। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 14 नंबर। ये तो आसान है, सिलॉ का क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। भाई चलो पंखुड़ियाँ बना देते हैं। सभी पंखुड़ियाँ क्या है? फूल हैं। ऐसा डायग्राम हो गया, ठीक है। और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। अच्छा, सभी पंखुड़ियाँ फूल भी हैं और सभी पंखुड़ियाँ ही पीली भी हैं, तो पंखुड़ियों को पीली के अंदर में भी बना दो। चलो भाई ये भी बन गया। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पीले फूल हैं, और सभी पीले फूल हैं, है ना। तो इसका डायग्राम अब कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि फिर से इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाना होगा कि सबसे बड़ा फूल, ठीक है, उसके अंदर में पीला और उसके अंदर में पंखुड़ी। ये हो गई पंखुड़ी, ये हो गया पीली, और ये हो गया फूल। अब देखो स्टेटमेंट को वेरी करके देखो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, पंखुड़ियाँ सभी की सभी फूल हैं। देखो फूल बन गई। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, और सभी पीले फूल हैं, और सभी पीली फूल हैं, ठीक है। तो देखो सभी फूल पीली हैं, सभी फूल पीली हैं, नहीं ये कैसे है? सभी पीली फूल हैं तो सभी फूल पीली हैं थोड़ी हो जाएगा। सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं, ये भी गलत है। तो भाई पंखुड़ियाँ पीली हैं ना कि पीली पंखुड़ियाँ हैं, तो ना पहला निकलेगा ना दूसरा निकलेगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऐसा होगा 14 नंबर का पहला ऑप्शन। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको दोबारा से एक बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। ऑफलाइन के तरीके से भी हेल्प करूँगा, या मेरे नंबर पे कॉल करोगे तब भी मैं हेल्प करूँगा। बस एक टाइम लिमिट के अंदर में कॉल करना होगा, जो मैं टाइम आगे चल के बताऊँगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखता है? निकटतम समानता का मतलब ये है ना कि आपको ये बताना है कि नियरेस्ट जो सेम वैल्यू वाला हो वो आंसर हमारा होगा। ये बड़ा सा आसान, बस देख के बनाना होता है, ठीक है ना। तो एकदम इस तरह का वैल्यू रखने वाला, तो दो ये डैने की तरह जो दिख रहा है वो डैना सिर्फ सी और बी में है, ए और डी में नहीं है। ए और डी में थोड़ा सा डिफरेंट है, बीच में एड जॉइन जैसा नहीं है, बीच में ज्वाइन नहीं है, तो ए और डी नहीं है, तो आंसर बनेगा बी और सी में ही बनेगा। लेकिन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बीच वाला फिगर नहीं है, तो आंसर बन गया बी। और बी करने के लिए हमें देखना होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 नंबर का आंसर होगा ए, जो देख के बन सकता है आसानी से, ठीक है। 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को कि उत्तर आकृति का प्रश्न आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई आकृति के मेल से बना है। यानी आपको बताना है कि मेल कौन सा है, यानी किसके फिगर से ये बन सकता है। ये भी बहुत आसान सा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ऐसा फिगर यहाँ बन के आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा तो है लेकिन ये वाली फिगर आपकी बन के नहीं निकल पा रही है, तो आंसर हो गया बी। और बी किस ऑप्शन में भाई? तो बी है 16 नंबर का सी में, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 भी आसान है, ये मिला हुआ होना चाहिए। कह रहा है विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। तो ऐसा तो फिर एक ही दिख रहा है आपको, ए नंबर, ठीक है। बाकी सब डिफरेंट थोड़े से दिख रहे हैं। ए जो इससे
इसके जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ए ऑप्शन नंबर कितने में है, बी नंबर में, तो ऐसा हो जाएगा बी। ठीक है, ये बहुत आसान से है, बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18 की ओर। हाँ, ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक तो डायरेक्शन का दिख रहा है, कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए। ये वाले क्वेश्चन को ना ठीक से पढ़ने की ज़रूरत होती है, नहीं तो अगर गलत पढ़ दोगे तो गलत बन जाएगा। कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए। अब देखो, पहले ये हो गया डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है ना। तो दक्षिण का नाम बदला है क्या, दक्षिण पश्चिम। तो ये देखो, ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूरब, ये है साउथ वेस्ट। तो कह रहा है कि दक्षिण यानी ये वाला डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो इसको यहाँ आना होगा तब ना दक्षिण पश्चिम बनेगा। यानी 45 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सभी जगह होगा एंटी क्लॉक, सभी जगह 45 डिग्री मुड़ेंगे। तो ये साउथ वेस्ट जो है ये दक्षिण की जगह पे आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद। तो इसी तरह से सभी दिशाएं बन जाएंगी। तो उत्तर क्या होगा, तो भाई उत्तर के पास भी तो कोई 45 डिग्री चल के आएगा, तो यही तो डायरेक्शन होगा जो 45 डिग्री चल के आएगा, और इस डायरेक्शन का नाम होता है नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर बनेगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब ऑप्शन में है, उत्तर पूरब ऑप्शन में है डी नंबर। तो 18 का हो जाएगा डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर लॉजिकल वेन डायग्राम का एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि घोड़ा, बंदर, बाघ। भाई तीनों तो जानवर हैं, लेकिन जानवर में रिलेशन कुछ नहीं बन रहा है। घोड़ा भी अलग तरह का जानवर है, बाघ भी और बंदर भी। तो ऐसा ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी 19 का आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में है कि लिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान है, अगला यानी नेक्स्ट लेटर बताना है आपको। तो फिर हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कौन कौन से लेटर हैं। तो भाई 3 है, तो सी है, डी है, एफ है, आई है। तो एक पैटर्न है इनमें, देखो 3 से 4 +1, 4 से 6 +2, 6 से 9 +3। तो एक जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, तो आगे जुड़ना चाहिए 4। तो 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, 13 का मतलब होता है एम। एम ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 20 देखो, हमें ना ऑड चुनना है, बीसम चुनना है। तो एक बीसम चुनने के लिए ना इसके दूसरे पहलू पे भी देखना है कि 3 बाकी एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दोगे कि अलग कौन है, बाकी एक जैसे कौन कौन से, इस पर भी ध्यान देना है। तो भाई देखो, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, वाटर इमेज दिखा रहा है, ये भी इसका अपोजिट, लेकिन ये तो सेम है ना। तो आंसर बनेगा सी। तो सी नंबर ऑप्शन है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन है बी में, तो आंसर बनेगा बी। तो किसका हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर भी देखो बहुत आसान सा है, ये भी एक लेटर सीरीज का ही पार्ट है। तो 5i 7 11 देखो क्या, पहले ना लेटरों का रिलेशन देखो या फिर नंबर का रिलेशन देखो। तो नंबर का देखोगे तो 5 से 7, 7 से 11, 11 से 17, यानी 5 7 11 17। तो 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, 7 से 11 4 बढ़ा, और 11 से 17 6 बढ़ा। तो 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, तो आगे बढ़ना चाहिए 8। तो 8 अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 17 में 8 बढ़ेगा तो हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन में 25 होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो 25 अब 2 जगह है, यानी 25s 25y। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। आंसर बनेगा सी और डी में से। लेकिन अगर हमें लेटर नहीं पता है तो अभी किसको बताएंगे, तो लेटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले 5i था, जे है, एल है, ओ है। तो देखो ये 9 से 10 +1, 10 से 12 +2, और 12 से 15 +3। तो 1 2 3, तो आगे होगा 4। तो 15 से 4 जोड़ोगे तो 19, 19वां लेटर होता है एस, यानी 25s ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी 22 का हो गया सी। 23 नंबर बेहद आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर का लॉजिकल देखिए क्या लॉजिक है इसमें। ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। इसमें ना आपको ये जो ट्रायंगल बनाया गया है त्रिभुज, ये मूवमेंट कर रहा है 23 वालों का। क्या कर रहा है, यहाँ देखो यहाँ से ये ऐसे मुड़ा है, तो ना ये पूरा जो ऊपर एक्स्ट्रा बना है नीचे चला गया, यानी 180 डिग्री मुड़ा है। फिर यहाँ 90 डिग्री मुड़ा है, तो पहले 180 फिर 90। तो फिर या तो ये मुड़ना चाहिए 180 फिर 90, ठीक है ना। तो 180 यहाँ से यहाँ 180 फिर 90 डिग्री, फिर 180 फिर 90 डिग्री। तो 180 अगर वो मुड़ता है तो इसका फेस जो होगा वो राइट साइड में हो जाएगा। तो राइट साइड में ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए में ही है, ए में ऑप्शन है।
और ए वाले के लिए ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा बी। कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा गौर करके देखो। देखो यहाँ स्टार बना है, ये स्टार नीचे आ गया तो 180 डिग्री परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ आ गया तो 90 डिग्री का परिवर्तन हुआ है क्लॉकवाइज। तो फिर एक पैटर्न छुपा है कि पहले से दूसरा 180 डिग्री का परिवर्तन, दूसरे से तीसरा 90 डिग्री का परिवर्तन। तो फिर आगे लॉजिक बनता है कि फिर 180 डिग्री का परिवर्तन, फिर 90 डिग्री का परिवर्तन। इसलिए आंसर बनेगा बी, सॉरी आंसर बनेगा ए, और ए का मतलब आंसर ये होगा बी। आंसर देंगे बी लेकिन सही आंसर है ए चूँकि ऑप्शन नंबर बी में है इसलिए आंसर में बी देना होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा समय हम आपको दे रहे हैं और आप इसको गिन के बताओ कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, बता दिया जाए या फिर होमवर्क के रूप में दिया जाए? अच्छा, ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा जिससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, यानी पूरा वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा। ठीक है, और अगले वीडियो में मैंने इसका सेकंड सेट में जब स्टार्ट करूँगा तो इस क्वेश्चन को मैं बता दूँगा। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर है 27, यानी ये राइट आंसर है। लेकिन ये कैसे काउंट होने से 27 आएगा इस फिगर में एक बार गिन के देखना, फिर मैं अगले सेट जब कराऊंगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले सेट में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी के 17/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। यानी ये 24 क्वेश्चन ही थे और ये 24 क्वेश्चन हमने आपको इस सेट के कराए। आपको किसी क्वेश्चन से डाउट हो, रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में बताएं जिससे उनका भी लाभ हो सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।